आपका सर्विस स्टडी चैनल पर। दोस्तों, मैं संदीप यादव आज आपके लिए लेकर के आए हैं ग्रामीण विकास एवं सामाजिक क्षेत्र से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो प्रश्न हैं ये आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और मैं आपको ये वीडियोज़ पूरा देखने के लिए अनुमति देता हूँ, यानी मैं कहता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि आप सभी प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, आधा ना छोड़ा करें, यानी आधा ना देखा करें। और जब आप पूरा वीडियो देखते तभी तो आपको मिलता है कि हाँ, इसमें कितने क्वेश्चंस मैंने कर पाए, कितने नहीं कर पाए, कितना मुझे आता है, मैं कितना प्रिपेयर हो चुका हूँ। ये सब चीज़ें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती हैं, परंतु आप वीडियोज़ को पूरा देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और दोस्तों, जब आप पूरा वीडियोज़ देखते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट्स या लाइक्स करने के बाद दोस्तों को शेयर भी करते हो, तो मैं मोटिवेट रहता हूँ और सदा आपके लिए एक ना एक समय अवश्य कोई ना कोई वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। आप देखते हैं वो प्रश्न क्या हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा पार्ट 8। आज हम 8वां पार्ट लेकर के आए हुए हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो हर किसी को पता होता है कि श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। अब कोई यदि प्रश्न पूछता है कि श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका कोई एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है। लगभग में बोलते हैं 1964-65। इसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, क्योंकि मैं अभी इसके बारे में बता दूंगा। नोट में जो चीज़ बताई गई है उसको समझिएगा। नंबर 1, 1964-65 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया था सरकार द्वारा। सघन पशु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, इसीलिए जो हमारी श्वेत क्रांति है यहीं से शुरुआत मानी जाती है 1964-65 से, क्योंकि सघन पशु विकास जो कार्यक्रम था वो हमारे दूध के उत्पादन से ही संबंधित था। नंबर 2 में देखिए क्या लिखा है मैंने। नंबर 2 में मैंने लिखा है कि 1970 में एक प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। इसे भी सरकार ने ही शुरुआत की थी, इसकी भी। और कब की थी? 1970। मैं आपको दोस्तों प्रश्न ये कराना चाहता था, यदि आपके एग्जाम्स में पूछा जाए कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो आप दूध से कहना, दुग्ध से, यानी दुग्ध उत्पादन से। यहीं पे बात यदि ये पूछे कि श्वेत क्रांति जो है वो कब, उसकी शुरुआत कब हुई थी, यदि ये पूछ रहा है, तो दोस्तों आपको अगर ऑप्शन में 64 दे रहा है, 66 दे रहा है, 68 दे रहा है, 70 दे रहा है, 70 नहीं देगा, फिर आपको 64 देगा, 68 देगा, 66 देगा, 62 देगा। यानी कि 64 दे सकता है एक ऐसा, इन तीन में से, 64 में से, 65 में से या 70 में से। ये जो तीन सन हैं, यानी 1964, 1965 या 1970, इन तीन सनों में से क्या होगा कि उसमें एक ऑप्शन में मिल जाएगा जो तुम्हारा राइट होगा। हो सकता है 1964 दे दें, इसके अलावा 3 गलत दे दें। हो सकता है 1965 दे दे, इसके अलावा 3 गलत दे दे। हो सकता है 64-65 दोनों एकत्र करके दे दे, यानी इकट्ठा करके लिख दे। या हो सकता है केवल 1970 दे दें। इसका मतलब ये हुआ कि जो श्वेत क्रांति है तो कहीं तो 1964 से बोलती है, तो कहीं बोला जाता है 1970 से, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसकी शुरुआत सघन पशु विकास कार्यक्रम के माध्यम से मानते हैं। और यही प्रश्न कोर्ट भी मानता है, क्योंकि एक बार जब ये बात श्वेत क्रांति कब आरंभ हुई, उसमें 1970 और 1964 दोनों दिए गए थे, तो उस वक्त कोर्ट ने, यानी कि जो संस्था है जो कराती है, उसने भी क्या माना था? 64 माना था, 70 नहीं माना था। और उसके बाद जब बच्चों ने उस पर याचिकाएं दायर की थी, तो उसके बाद कोर्ट ने भी 1964 ही माना था, 1970 नहीं। आप देखिएगा यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है, ऑपरेशन फ्लड जो है उसके सूत्रधार कौन है, यानी ऑपरेशन फ्लड को किसने शुरुआत किया था। तो दोस्तों, वर्गीज कुरियन एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, उन्हें वैज्ञानिक ही कहेंगे, जिन्होंने ऑपरेशन फ्लड का सूत्रधार किया था। और ये ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से। अब देखिएगा दोस्तों, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो कितने चरणों में किया गया था। बस प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा, जब भी पूछेगा यही पूछेगा कि ऑपरेशन फ्लड के कितने चरण थे। तो आप उसमें अगर 1, 2, 3 या 4, तो आपको 3 चरण बोल देना है। अगर पूछ रहा है कि कौन सा चरण था,
कौन कौन से चरण थे, तो उनमें से कोई एक चरण दे दे। जैसे मान लो पहला चरण था 1970-78, हो सकता है 1970 से 78, हो सकता है आपको ये पूछ ले कि ऑपरेशन फ्लड के द्वारा चलाए जो चरण चलाए गए थे उनमें पहला चरण कौन सा था, तो 1970 से 78 का। अगर दूसरा पूछ रहा है तो 78 से 53 का, सॉरी 85 का, 1978 से 1985 का, और तीसरा यदि कोई पूछ रहा है तो 1985 से 1995 का। अब देखिएगा यहाँ पे मैं अब अगला प्रश्न करा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, हाँ देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है भारत में दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक आगे कौन है, यानी कि कौन सा राज्य आगे है। तो दोस्तों सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में हमारा उत्तर प्रदेश आगे है। दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक कौन आगे है? उत्तर प्रदेश। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 5 पर, अब विश्व में हमारा भारत आगे है, ये याद रखना। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? करनाल में। कहां है दोस्तों? करनाल में। और ये करनाल कहां स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। इसकी पूछा जाए कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना होगा 1955 में। कब हुई थी दोस्तों? 1955 में। अब देखिएगा यहाँ पे प्रश्न करेगा कि पीली क्रांति किससे संबंधित है। मैं आज कुछ क्रांतियों के साथ लेकर के चल रहा हूँ, हो सकता है क्रांतियों से अलग भी प्रश्न हो सकते हैं। आप देखिएगा पीली क्रांति के बारे में यदि कोई पूछता है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो आपको खाद्य तेल से पहला काम, दूसरा काम तिलहन से, यानी कि यदि कहीं खाद्य तेल मिल जाए तो खाद्य तेल से भी होगी, यदि तिलहन मिल रहा है तो तिलहन से भी होगी। ठीक है दोस्तों। आप देखिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 7 कह रहा है तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों 1986 ईस्वी में। कब किया गया था? 1986 ईस्वी में। अब बात यहाँ पे की गई कि पीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था। कहने का अर्थ ये हुआ कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन किसके लिए चलाया गया था? तो आपको उत्तर में लिखा मिलेगा कि पीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए, हो सकता है नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए, हो सकता है श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए, इस तरह से कुछ ऑप्शंस दिए गए होंगे। तो हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए, इस तरह से जो प्रश्न दिए गए होंगे उनमें आपका आंसर होगा पीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1986 में। अब देखिएगा 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? 8वां प्रश्न कह रहा है तिलहन में कितने उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित है। आप समझिए कितने उत्पादन की बात कर रहा है, यानी कि जो तिलहन की बात कर रहा है, जो पीली क्रांति में तिलहनों की बात की गई वो कितनी तिलहन है? 9 तिलहन है। कितनी दोस्तों? 9 तिलहन। इसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका मिली है, जैसे हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा जो पैदावार हुई है वो किसकी हुई थी? हरित क्रांति में मैंने आपको बताया था पैदावार हुई थी गेहूं की। इसी तरह जो तिलहन में सबसे ज़्यादा पैदावार हुई तो वो दोस्तों हुई थी सोयाबीन की। किसकी हुई थी? सोयाबीन की। दूसरे नंबर पर तिलहन की बात की जाती है तो सरसों की बात की जाती है, और तीसरे नंबर पर की जाती है मूंगफली की। यहां तक तो प्रश्न कर सकता है, इसके पीछे प्रश्न नहीं करेगा। आप देखिएगा 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? 9वां प्रश्न कह रहा है गोल क्रांति किससे संबंधित है। तो जो गोल क्रांति की बात कर दी है तो ये बताइए गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो आलू से संबंधित है। आलू, ये याद रखो, आलू हमारा कैसा होता है? गोल होता है, कभी भी चौकोने वाला नहीं होता, यानी चार कोने वाला नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिएगा गोल क्रांति की बात की गई है तो इसे आलू क्रांति भी कहा जाता है। यदि कहीं ये पूछ दे कि आलू क्रांति किससे संबंधित, तो ये पता चल जाता है आलू से। लेकिन यदि ये कहा जाए गोल क्रांति का दूसरा नाम क्या है, तो आपको बताना होगा क्या? आलू क्रांति। आप यदि पूछा जाए कि शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों जो शुभारंभ किया गया है आलू क्रांति का वो भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान द्वारा। आप देखिएगा दोस्तों 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न कह रहा है आलू भारत में कब लाया गया था। यानी कि जो आलू है वो हमारे भारत देश की फसल नहीं है, यानी कि ये भारत देश में पैदावार नहीं होता था, ये बाहर से लाया गया था। और आलू को कौन लाया था? 16वीं शताब्दी में। कौन लाया था दोस्तों?
पुर्तगाली लाए थे। कौन लाया था? पुर्तगाली, क्योंकि ये पुर्तगालियों द्वारा 16वीं शताब्दी में आया हुआ था। आप देखिएगा, इसीलिए मैं हर चीज आपको नोटेट करा देता हूं, क्योंकि हो सकता है इस प्रश्न, एक प्रश्न से 2 प्रश्न और भी बन जाएं। तो मैं पूरा का पूरा वीडियोज, इसीलिए मैं कहता हूं प्लीज आप पूरा का पूरा वीडियोज देखा करें, लाइक शेयर भी करें अपने दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिएगा यदि नहीं किया है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। आप देखिएगा 11वां प्रश्न क्या है। 11वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, जो भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान है ना, ये हमारा कहाँ है? शिमला में है। कहाँ है दोस्तों? शिमला में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 ईस्वी में। कब हुई थी? यानी कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया था उसके 2 साल बाद। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1947 के 2 साल बाद 1949 में। इसमें तारीख के एग्जैक्ट इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि हमारा देश तो 15 अगस्त को स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन जो आलू अनुसंधान बना था वो नवंबर अक्टूबर के बीच में बना था। कब बना था? नवंबर अक्टूबर के बीच में। आप देखिएगा 12वां प्रश्न क्या है। 12वां प्रश्न है कि अखिल भारतीय समन्वित आलू सुधार परियोजना कब शुरू की गई थी। तो दोस्तों, जो अखिल भारतीय समन्वित आलू सुधार परियोजना थी वो 1971 ईस्वी में की गई थी। कब? 1971 ईस्वी में। इससे क्या फायदा हुआ ये समझ लीजिएगा। इससे फायदा जो हुआ था, पहली बात तो ये समझ लो कि जो शुरुआत हुई थी वो भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान द्वारा हुई थी। यानी कि जो अखिल भारतीय समन्वित आलू सुधार परियोजना थी, ये किसने शुरू किया? इसने ये किया था भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान ने। और इससे इसका एक फायदा ये हुआ कि जो हमारा उत्पादन पहले 1% होता था, इसके माध्यम से 13.5 गुना, यानी कि 13.5% बढ़ गया है। कितना? 13.5% बढ़ गया था। यानी कि इस 13.5 गुना आलू ज्यादा मिलने लगा। कभी 100 कुंटल आलू होता था या 100 टन आलू होता था, तो किसी समय कितना होने लगा? 135 से भी ऊपर, यानी उसका 13.5 गुना कर दीजिएगा, उतना ज्यादा होने लगा था। बस दोस्तों, आज के लिए वीडियो और भी है बाकी। 18 प्रश्न दिए गए हैं मैंने। अब यहाँ पर मैंने अखिल भारतीय तक का करा दिया था 12वां प्रश्न। आप देखिएगा 13वां प्रश्न क्या है। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ मैं इनमें किस्में भी कराता हूँ। अभी तो यहाँ पे मैंने क्या कराया था? यहाँ पे मैंने आपको क्रांतियाँ करा रहा था। इन्हीं भी क्रांतियाँ बढ़ते चलिएगा, और भी क्रांतियाँ बाकी हैं। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, देखना बंद ना करें, वीडियोस को आधा छोड़ करके ना भागें। आप देखिएगा प्रश्न नंबर 13वां क्या है। जो कुफरी चंद्रमुखी किस्म है वो किसकी किस्म है? यदि ये पूछा जाता है तो आलू की। किसकी है दोस्तों? आलू की। अब यहाँ पर कुफरी ज्योति, कुफरी बादशाह, कुफरी चिप्सोना जैसे कई आलू आते हैं। आप समझिएगा दोस्तों, जिस चीज के आगे कुफरी लग जाता है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में याद कर लो, कुफरी जिसके आगे लग जाता है वो आलू बन जाता है। कहने का आलू की किस्म होती है। आप देखिएगा यहाँ पे 14वां प्रश्न क्या कह रहा है। 14वां प्रश्न कह रहा है नीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? तो जो नीली क्रांति है वो मछली उत्पादन से संबंधित है। यहीं पे मैं आपको प्रश्न करा दूं। अगले प्रश्न में देखिएगा, जो 15वां प्रश्न है क्या कह रहा है, सेम इसी से मिलता जुलता है। 15वां प्रश्न कह रहा है कि मछली का उत्पादन जो है भारत की जीडीपी में कितना योगदान है। कहने का अर्थ समझिएगा, मछली के उत्पादन जो हो रहा है उससे भारत की जीडीपी में कितना योगदान होता है। तो जो भारत की जीडीपी की बात कर रहे हैं ना, वो 0.91%। भारत की जीडीपी में हमारी मछली बहुत योगदान देती है। क्यों? इसका मतलब हुआ है कि भारत में जो मछली उत्पादन हो रहा है वो काफ़ी गुना ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए तो जीडीपी में एक अलग भूमिका निभाती है ना मछली। कृषि के माध्यम से देखा जाए, यानी कि कृषि की जीडीपी में देखा जाए तो कितना होता है? 5.23%। समझ लीजिएगा कितना अच्छा योगदान मछली देती है हमारे देश की। कितना लोग मछली को खाते हैं। बिहार हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, मद्रास हुआ, महाराष्ट्र हुआ, चेन्नई हुआ, इसके अलावा भी कई हैं, आंध्र प्रदेश हुआ। ये सभी क्या है? जो एरियाज, तमिलनाडु जैसे, केरल जैसे जो राज्य हैं, जो एरियाज कहाँ है ज़्यादा बसते हैं, जो टापुओं में बसते हैं, नदियों के किनारे ज़्यादातर बसते हैं, या जो समुद्रों के किनारे बसे हुए हैं, वहाँ के लोग क्या खाते हैं? वहाँ पर भाई साहब आपको अन्न मिलेगा परंतु सब्जी नहीं मिलेगी। वहाँ क्या मिलेगी? सब्जी में मछली खाइएगा।
बस यही चीज होती है, इसीलिए मछली का उत्पादन विश्व की बात नहीं इतना करूंगा, लेकिन भारत की तो बात कर सकता हूं कि भारत में जो मछली उत्पादन होता है वो खूब अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छे से किया जा रहा है और उसका जीडीपी में एक अलग अहम भूमिका है। यानी कि मछलियां हमारे देश में जीडीपी बढ़ा रही हैं, इतना शराब नहीं बढ़ा रही है। आप देखिएगा, जबकि शराब से फायदा होना चाहिए था, क्योंकि हर घर में शराब उतरती है, मैनपुरी जिले में तो ज्यादातर उतरती है। आप देखिएगा 16वां प्रश्न क्या है। मछली उत्पादन के मामले में भारत का स्थान कितना है? तो दोस्तों अब देखिएगा, मैंने कहा था ना भारत की बात कर रहा हूं, केवल विश्व की बात नहीं कर रहा हूं। अब अगला प्रश्न भी आ गया है 16वां कि मछली उत्पादन के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? तीसरा स्थान है। कौन सा है? तीसरा। इससे भी बड़े होंगे, हो सकता है चाइना हो, क्योंकि चाइना तो रोटी दाल खाता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या खाता है? कोरोना वायरस खाता है और कोरोना वायरस ही निकालता है। तो बस आप समझ गए होंगे वो क्या खाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ऐसी चीनियों की वजह से हम लोग परेशान रहते हैं हमेशा। कहीं तो ये डोकलाम समझौता के रूप में गदर करते हैं, तो कहीं कोरोना छोड़ करके गदर करते हैं। आप देखिएगा, यहाँ पे बात ये करता है कि भारत का जो राज्य है, किस राज्य में मछली उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों पहले नंबर पर हमारा आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर सबसे अधिक मछली उत्पादन होता है, सबसे अधिक खाई भी जाती है। कुछ ना मिले, 2 मछलियां पकड़ लो, भूंज लो, खा लो, बस उनका काम हो गया। 100% प्रोटीन के रूप में मिलता है। अब जो लोग खाते हैं उन्हें अच्छे से पता होगा, जो नहीं खाते हैं वो तो उनकी बात ही मत करो। आप देखिएगा, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति की बात जो की जा रही है दोस्तों, झींगा मछली के उत्पादन से की जा रही है। ये भी मछली है, अभी मैंने मछली की बात पहले कर चुका हूं। अब इसमें अंतर क्या हो गया? अंतर हुआ है, जब एक मछली समुदाय की बात की जा रही है, जब मछली समुदाय की बात की जाए तो नीली क्रांति के रूप में जाएगा। और जब सिर्फ और सिर्फ एक ही मछली को प्रोडक्ट किया जाता है, एक ही मछली की बात की जाती है, उसका नाम होता है झींगा मछली, जिसका रंग थोड़ा गुलाबी कलर का होता है, थोड़ा पिंक होता है, इसलिए उसे गुलाबी क्रांति के रूप में बोला जाता है। तो गुलाबी क्रांति दोस्तों किससे संबंधित हो गई? झींगा मछली से हो गई। ठीक है। अगर यहां पर झींगा मछली ना आए, ऑप्शन में आपके झींगा मछली नहीं मिलता है, केवल प्याज मिल जाता है, तो प्याज भी होगा गुलाबी क्रांति। कभी कभी पूछा गया है प्रश्न, इसीलिए मैंने दोनों लिख दिए हैं। कभी कभी ये प्रश्न पूछा गया है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो उसमें दे दिया गया है क्या नाम, प्याज दे दिया गया है, टमाटर दे दिया गया है, इसके अलावा दालें यानी तिलहन दे दी गई है, और भी बहुत कुछ चीजें दे दी गई हैं। उनमें किसी से संबंधित नहीं होता, केवल किससे होता है? तो प्याज से संबंधित होता है। और कभी कभी केवल झींगा मछली की बात करता है। दोनों में से दोनों कभी नहीं आए हैं, दोनों में से सिर्फ एक ही आया है। कभी झींगा मछली पूछा गया है तो कभी प्याज पूछा गया है। आप यहाँ पे बात करते हैं, आप देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक नोट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखाया है, वो समझिएगा। मैंने लिखाया है कि झींगा का उत्पादन में जो विश्व में सबसे ज्यादा आगे है, उसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि मुझे इसके बारे में मिला भी नहीं कहीं। लेकिन हाँ, निर्यातक देश के बारे में तो पता है। विश्व में झींगा मछली के उत्पादन के बाद निर्यातक सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भारत देश है। कौन है दोस्तों? भारत। कहने का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि हो सकता है झींगा मछली कहीं भी ज्यादा उत्पादित होती हो, पर वहां पर कम पड़ जाती हो। जैसे हमारे देश की बात करें, दूध से बात करें, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है, और खर्च भी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ये उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन औसतन यदि देखा जाए, यानी कि क्वांटिटी के अनुसार देखा जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश देखा जाता है। लेकिन यहीं पे बात यदि करें घनत्व के रूप में, तो घनत्व के रूप में यदि बात करते हैं तो दोस्तों कौन? हमारे पंजाबी भाई ज्यादा पीते हैं। हमारे यूपी में 100 लोग 100 लीटर दूध पीते हैं, तो वहां पर 10 लोग 100 लीटर दूध पीते हैं। इसलिए कहा जाता है क्वांटिटी इज द उत्तर प्रदेश, यानी कि क्वांटिटी जो दी गई है वो उत्तर प्रदेश के लिए दी जाती है। और जो वहां की क्वालिटी के रूप में बोला जाता है। क्वालिटी का मतलब होता है जो 100% ज्यादा पीने वाले होते हैं, उनकी बात यदि की जाए तो कौन हो गई? यानी कि घनत्व की बात की जाए तो दोस्तों हमारे पंजाबी भाई लोग हो गए, सबसे ज्यादा पीते हैं। उसके बाद पंजाब ही हैं, हरियाणा थोड़ा बहुत हिस्सा आ जाता है जो पंजाब के इर्द गिर्द पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आप देखिएगा 18वां और अंतिम प्रश्न क्या है। 18वां और अंतिम प्रश्न है, धूसर क्रांति किससे संबंधित है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। धूसर क्रांति की बात की जा रही है
तो धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित है। किससे है दोस्तों? उर्वरक से। अब इसकी बात मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न ये करा है कि धूसर क्रांति का प्रयास कब किया गया। कहने का अर्थ ये है कि धूसर क्रांति हुई कब थी। तो दोस्तों जो प्रयास किया गया या शुभारंभ किया गया तो 1964 ईस्वी में किया गया था। कब? 1964 ईस्वी में। किसके माध्यम से किया गया था? एक सघन माध्यम था उर्वरक के लिए। जब यूरिया का रूप सामने आ गया था तो उस समय एक उर्वरकता को बढ़ाने के लिए, यूरिया की खाद को बढ़ाने के लिए भी ये प्रोडक्ट हुआ था। उसी का एक छोटा सा पार्ट था यूरिया खाद को। यूरिया का सूत्र आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। यूरिया को इन्होंने ज़्यादा प्रोडक्ट भी किया था, उसके बाद अदर भी खादें वगैरह चली हैं, लेकिन जो उर्वरकता बढ़ी है वो जैविक खेतियों के माध्यम से भी बढ़ी है और यूरिया के माध्यम से भी बढ़ी है। तो जो धूसर क्रांति है वो उर्वरक से संबंधित है। 1964 में इसकी प्रयास किया गया था इसके लिए, और इन्हें सघन प्रयास का नाम भी दिया गया था। किसका दोस्तों? सघन प्रयास का। जो धूसर क्रांति है इसको सघन प्रयास भी कहा जाता है। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप मिलते हैं कल। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा, जिससे मेरे द्वारा बनाया हुआ प्रत्येक वीडियो जो आपको निरंतर नोटिफिकेशन के रूप में मिलता रहे। और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। जब आप शेयर करते हैं ना तो हम मोटिवेट रहते हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्न लाते हैं जो आपके लिए हित में हैं और आपकी जॉब के लिए और आपके एग्जाम्स के लिए आते हैं। आप देखिएगा, आज के लिए तो मैंने इतना ही बोला है। मैं हमेशा कहता हूँ कुछ ना कुछ शब्द, वो आज फिर कह रहा हूँ। प्लीज़ जब आप पढ़ाई करेंगे, नौकरी प्राप्त करें, जॉब आपको ग्रहण होगी तो आपकी माता के साथ साथ भारत माता भी खुश होगी। आपकी माँ की जेब गर्म होने से अच्छा और हमारी भारत माँ का मतलब माँ की जीडीपी अच्छी होगी। माँ की जीडीपी को बढ़ाने का मतलब होता है माँ की जेब गर्म करना। जेब गर्म करने का मतलब जानते हैं? पैसों की इनकम आना। जिस तरह से आप अपने घर में पैसे ले जाते हो तो केवल आपकी ही माँ खुश नहीं होती है। कौन खुश होता है? आपकी माँ के साथ साथ हमारी भारत माँ भी खुश होती है, क्योंकि उसने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जिसने स्वयं अपनी भारत माँ के लिए एक सेवा का अवसर मिल गया है उसे। यानी कि वो सेवा करने के लिए तत्पर तैयार हो गया है। इतना बड़ा हो गया है कि वो अपनी भारत माँ की सेवा कर सकता है, इसलिए वो भी खुश होती है। यानी कि आपका काम है अपनी भारत माता की जीडीपी को बढ़ाना। वो सिर्फ एक के लिए नहीं होता है। आपकी जॉब लगने पर आपके माता पिता खुश होते हैं तो आपकी जॉब लगने पर हमारी भारत माता भी खुश होती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ जय माँ भारती, जय माँ भारती। दोस्तों आज के लिए इतना ही। सर्वेश्वर स्टडी चैनल के माध्यम से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।